Assalamu alaikum dear students, I am Waqar and welcome to my channel Stars of Economics. स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑफ गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट फॉर हेटेरोस्कार्डिस्टिसिटी डिटेक्शन। यानी इस लेक्चर में हम लोग एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेंगे और उस पर हम लोग जो है गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट को अप्लाई करेंगे और फिर हम अपना रिजल्ट देखेंगे कि हमारे मॉडल्स के अंदर जो है वो हेटेरो का प्रॉब्लम्स जो है एग्जिस्ट है या नहीं है, क्या हम लोग इस टेस्ट के ज़रिए चेक करेंगे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्टूडेंट्स हमने गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट के प्रोसीजर्स और उनका जो टेस्टिंग है उसको हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स कि इस लेक्चर से पहले जो है आप उन लेक्चर्स को लाजमी देखें, क्योंकि जब आपको इसका प्रोसीजर और टेस्टिंग एप्टीट्यूड्स का पता होगा तो आपको ये टेस्ट जो है, ये जो न्यूमेरिकल एग्जांपल है, इसमें इजीली होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, जिसमें एक्स और वाई की ऑब्जर्वेशन दी गई है। एक्स की ऑब्जर्वेशन है 18 है, 17 है, 16 है, 10 है, 8 है, 15 है, 16 है, 20 है, 18 है, 17 है, 19 है, 10 फिर 18 है, 26 है, 25 है और 23 है। इसी तरीके से वाई की जो ऑब्जर्वेशन है 20 है, 25 है, 23 है, 18 है, 26, 27, 29, 31, 22, 27, 32, इस तरीके से 35 और 40, 41 एंड 39। तो ये हमारे पास एक्स और वाई की ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं। अब हम नेक्स्ट जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब हमने इसके गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट को डिस्कस किया था, उसके हमने जब प्रोसीजर्स पढ़े थे या मेथड्स पढ़े थे, उसमें उसका जो फर्स्ट स्टेप था वो ये था कि जो हमने क्या करना है वो अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू एक्स वैल्यूज़। जो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है। तो इसको हमने क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, यानी छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ। यानी 8 था, फिर 10 था, 15 है, 16 है, क्योंकि 16 दो बार जो है वो इस्तेमाल हुआ था, तो इस वजह से हमने क्या किया है, दो बार ही लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक दफ़ा था और एक यहाँ दफ़ा था, तो इस वजह से 2 टाइम आया था। इस तरीके से 17 जो है वो भी 2 टाइम आया है, ये 17 है और ये 17 है। 18 जो है वो हमारे पास कितना है, 1 2 3 टाइम आया, यानी 1 2 एंड 3 टाइम, तो ये आया है हमारे पास 18। देन हमारे पास एक्स की ऑब्जर्वेशन है 19 है, 20 है, फिर उसके बाद 23 आता है, फिर 25 आता है और 26 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट ऑब्जर्वेशन थी वो 26 थी, यानी हमने जब असेंडिंग ऑर्डर बनाया तो हम 8 से शुरू हुए और 26 पर एंड हुआ हमारा। इसी तरीके से हमने फिर देखा कि हमारे पास वाई की जो ऑब्जर्वेशन है वो हम वैसे की वैसे लिखते हैं। जैसे हमने देखा कि 8 के ऊपर एक्स ऑब्जर्वेशन पे वाई की जो वैल्यू थी वो 26 थी, तो यहाँ पे क्या है, 8 के अपोजिट जो है वाई की वैल्यू जो है वो 26 है। इस तरीके से 10 जो है उसके बाद आपकी जो वैल्यूज़ आ रही है वो 18 आ रही है, इसलिए हमने 18 लिखी है। इसी तरीके से हर आप वैल्यूज़ लिखेंगे जो असेंडिंग ऑर्डर बनाए उसके अपोजिट जो वाई की ऑब्जर्वेशन वैल्यूज़ हैं उसको आप ऐसे लिखते रहेंगे। इसी तरीके से लास्ट जो 26 ऑब्जर्वेशन है उसकी जो वाई की ऑब्जर्वेशन है वो 40 है, तो इसलिए हमने 26 एक्स ऑब्जर्वेशन के सामने जो है वाई की 40 लिखी है। तो ये हमारा था हमारे पास फर्स्ट स्टेप, जिसके अंदर हमने एक्स जो ऑब्जर्वेशन है उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दी। देन हमारे पास जो नेक्स्ट जो स्टेप था वो था हमारे पास उमेट सी वैल्यूज़। तो सेकंड स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, उमेट सी वैल्यू यानी जो सेंट्रल वैल्यू है उसको उमेट करना है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये हमारे पास थी 15 ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे हमने अप्लाई किया है किसका, थॉम ऑफ रूल मोन्टेन का। मोन्टेन का ये कह रहा था कि जब आपके पास 30 ऑब्जर्वेशन होते हैं तो उसमें से आप लोग 8 ऑब्जर्वेशंस को जो है सेंट्रल वैल्यूज़ को उमेट करते हैं। तो यहाँ पे 50 है तो 50 का हाफ जो है वो 4 है। इस तरीके से हम ऑब्जर्वेशन जो है वो 15 है उसको हम लोग 4 पर जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यूज़ आती है 3.75 वैल्यूज़ आती है। और बाज़ औक़ात इसमें अगर क्वेश्चंस में नहीं भी दिया होता तो आपने घबराना नहीं है, फिर आपने क्या करना है 25% वैल्यू इन द मिडल इफ सी वैल्यूज़ डोंट मेंशन। यानी अगर आपके उसमें कोई रूल नहीं दिया गया होता कि आप इसके मुताबिक इतनी वैल्यूज़ मेंशंस करें, यानी उमेट वैल्यूज़ करें, तो फिर आपने क्या करना है 25% उस डाटा की वैल्यूज़ को जो है रिजेक्ट करनी है, सॉरी उसमें से सेंट्रल वैल्यू निगलेक्ट करनी है। इसी तरीके से हमने क्या किया है, सो वी उमेट 3 वैल्यूज़ फ्रॉम द मिडल एंड क्रिएट 2 सबसेट फ्रॉम द रिमेनिंग डाटा। तो ये हमारे पास क्योंकि 2 ऑब्जर्वेशन बननी थी, क्योंकि हमें पता है कि जब हम डाटा जो हम इसका सेंट्रल उमेट वैल्यूज़ करते हैं तो उसका जो 2 स्टेप डाटा बनना है, 2 ग्रुप डाटा वो इक्वल बनना है, क्योंकि ये हमारे पास 15 टोटल वैल्यूज़ थी। तो अगर हम इसमें से अगर हम इसको राउंड अबाउट 4 करते हैं तो फिर हमारे पास बकिया जो है वो 11 वैल्यूज़ बचती। 11 के 2 सेट तो नहीं बनते, एक के 6 बनते, एक के 5 बनते, हमने तो इक्वल ग्रुप रखना है, तो इस वजह से हमने इसमें से 3 वैल्यूज़ को सेंट्रल जो है उसको ओमिट किया। देन हमारे पास जो है वो हमारे पास कितनी 6 के 2 सेट बन जाएंगे।
तो स्टूडेंट थर्ड स्टेप के अंदर हमने ओमिट सी वैल्यूज़ की थी। जब हमने फोर्थ स्टेप देखा था उसमें हमने ये देखा था कि आपके पास जब टू ग्रुप डाटा बन जाता है तो आपने फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस और लास्ट ऑब्जर्वेशन इन दोनों की जो है वो रिग्रेशन लाइन को रन करना है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस में कौन से वैल्यूज़ बची थी? वो 8 बची, 10, 15, 16, फिर 16, फिर 17। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं भी सही तो हमारे पास कितनी 6 वैल्यूज़ पहले बनते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट 6 कौन सी है? 1 2 3 4 5 6। यानी ये वैल्यूज़ ये 17 और 2 टाइम जो 18 है, ये जो 3 वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास ओमिट होंगे। तो इसी तरह हमने जब सेट 1 बनाया उसमें 8 10 15 16 एंड 16 और 17 ये वैल्यूज़ हैं। ये देखें 8 10 15 16 फिर 16 फिर 17 यानी 1 2 3 4 5 6। ये सेट 1 6 का हो गया और इसी तरीके से जो सेट 2 होगा वो भी 6 ऑब्जर्वेशन पे मुश्तमिल होगा। तो रिग्रेशन लाइन के लिए हमें क्या है? वाई हैड इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस म्यू चाहिए। तो इसमें हमने जो बीटा होता है पैरामीटर्स को हम करते हैं उसमें डेविएशन फॉर्म्स का फार्मूला है समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर। तो इसमें से हमने इसकी सारी वैल्यूज निकाली है। तो ये हमारे पास वाई ऑब्जर्वेशन उसके सामने वाली आ गई तो हमें पता है कि समेशन एक्स वाई चाहिए। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होते हैं जो समेशन एक्स वाई होता है ये वाला ये इक्वल होता है समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन। इसके इक्वल होता है। हमने क्या किया तो हमें एक्स वाई का कम्बिनेशन चाहिए था। एक्स वाई कैसे आएगा? यहाँ से एक्स और वाई के ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यूज आएंगी। इसका सम ले लेंगे इसी तरीके से समेशन वाई का भी सम और समेशन एक्स का जो सम है वो इसकी वैल्यूज़ का है। समेशन वाई का जो है वो ये सारी वैल्यूज़ का सम है। इसी तरीके से हमें जो है यहाँ पे एक्स और वाई चाहिए तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके इसका सम ले लेंगे। देन हमने एक्स का जो ऑब्जर्वेशन है उसका स्क्वायर लेना है। इसमें हमने क्या करना है? अब देखें कि एक्स की ऑब्जर्वेशन का हमने स्क्वायर लेना है तो 8 का जब हम स्क्वायर लेंगे वो 46 बनता है, 10 का 100 बनता है, 15 का 25 बनता है। तो सेम एज हर वैल्यूज़ का हम लोग एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास। जब इसका समेशन लेंगे 11 19 बन जाएगा। और इसी तरीके से वाई हैड की जो इक्वेशन बनती है वो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस म्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है? यहाँ पे हमारे पास रिग्रेशन लाइन जो है उसको हमने ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। तो यहाँ पे मैं अब पहले जो है मैं आपको रिग्रेशन लाइंस जो है वो फिट करके बताता हूँ। फिर क्योंकि हमें जो है स्टैटिस्टिक्स के अंदर रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर चाहिए तो फिर हम उसकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स रिग्रेशन लाइन के अंदर हमें जो है वो बीटास की वैल्यूज़ को पहले फाइंड करते हैं। इसमें हमने देखा था जो समेशन एक्स वाई है ये इक्वल होता है समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन। तो यहाँ पे समेशन एक्स वाई की वैल्यूज़ 2050 है। ठीक है, माइनस जो है फिर आपकी समेशन एक्स की वैल्यूज़ जो है वो 1 यहाँ पे क्या है सॉरी समेशन एक्स की जो वैल्यू वो 82 है और समेशन वाई की जो है वो 148 है। और डिवाइडेड बाय हमने क्या करना है इसको 6 पे डिवाइड करना क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो है वो 6 है। तो इसकी जब हम वैल्यूज़ निकालते हैं वो 27.333 आती है। इसी तरीके से समेशन एक्स वन का स्क्वायर जो है वो इक्वल है समेशन एक्स वन का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल का स्क्वायर ओवर एन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? समेशन एक्स वन का स्क्वायर जो है वो 1190 है। तो यहाँ पे वही लिखी हमने वैल्यू माइनस 82 जो है वो हमारे पास है एक्स वन और फिर उसका स्क्वायर है। ठीक है, फिर उसको हमने डिवाइड कर देना है 6 ऑब्जर्वेशन पे तो इसकी वैल्यूज़ आ जाती है 69.33। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ को जो है वो पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बीटा वन जो है वो हमारे पास इक्वल था समेशन एक्स वन वाई ओवर समेशन एक्स वन स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं अभी ये समेशन एक्स वाई की 27.33 आई है और फिर डिवाइडेड बाय जो है वो ये वाली वैल्यूज़ आई। जब हम इसको करेंगे तो इसकी वैल्यूज आ जाएगी 0.3942। तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करें? अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी। अल्फ़ा जो होता है वो होता है वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो इसमें जो हमारे पास क्या है वाई बार जो है वो हमने क्या करना है? समेशन वाई की जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर देना है एन पे। तो यहाँ पे ये हमारे पास 148 इसकी वैल्यूज आई है ऊपर तो उसको जब हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यूज आ जाएगी माइनस बीटा की वैल्यूज ये वाली आ गई। फिर एक्स बार की जो वैल्यू है 82 जो है उसको आप 6 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि 6 ऑब्जर्वेशन है तो 85 जो है समेशन एक्स का सम था तो इसकी 13.66 आ जाएगी। जब हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे ये 19.28 आ जाएगी। इस तरीके से जो हमारी रिग्रेशन लाइन फिट हो जाएगी वो होगी वाई हैड इज इक्वल टू 19 अल्फ़ा की वैल्यूज 19.28 प्लस बीटा की 1 की 0.3942 एक्स वन। यहाँ पे हमारे पास होता है समेशन सिग्मा म्यू। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने अब इसकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है, क्योंकि हमें जो इस फार्मूला के अंदर जो चाहिए था टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर, वो वैल्यू चाहिए थी रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। ये मैंने निकाली है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे फाइंड आउट हुई है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास रिग्रेशन लाइन रन हुई, जो हमने अभी देखी कि उसमें 19.28 प्लस 0.3942 एक्स 1, तो इसी के अंदर हम लोग ये जो रिग्रेशन लाइन है, हर एक्स की वैल्यूज़ को पुट करते आएंगे यहाँ पे, जो है ये वाई हाइट की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमने देखा है कि जब हम ये वैल्यूज़ प्लस है, फिर ये बीटा की वैल्यूज़ के साथ x2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास जो है 22.43 बन जाएगा। इसी तरीके से सर्व वैल्यूज़ को हम लोग इसी तरीके से x की वैल्यूज़ तो हर ऑब्जर्वेशन में पुट करते हैं, तो ये हमारे पास y हैड की इक्वेशंस आ जाएंगी। अब हमें चाहिए एरर टर्म। एरर टर्म्स का हमें पता है, जो फार्मूला होता है y माइनस वाई हैड होता है। अब y की ऑब्जर्वेशन ये है, y हैड की ऑब्जर्वेशन हमें रिग्रेशन लाइन से हमने निकाली है। तो हमने अब क्या करना है, y माइनस वाई हैड करना है। 26 है, माइनस करेंगे 22.43, तो ये हमारे पास बाकी जो एरर टर्म्स की वैल्यू आ जाएगी वो बनती है 3.57। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अब 18 है, यहाँ पे 23 है, तो ये माइनस में आ जाएगी। इसी तरीके से हर वैल्यूज़ को आप ऑब्जर्वेशन में लेके आनी है। ये यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो है नेगेटिव में आ रही है, इससे आपने परेशान नहीं होना। फिर आपने इसकी जो एरर टर्म्स हैं उनको मॉड ले लेना है। जब आप मॉड ले लेंगे तो उस वक्त जो नेगेटिव टर्म होती हैं वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से फिर आपने क्या करना है, क्योंकि हमें रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए ये जो वैल्यूज़ है इसका आप जो है वो आप सम ले लेंगे। तो आप इसका जब सम लेंगे तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपके पास जो है वो आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से फिर आपने इसका समेशन ले लेना है। तो ये जो है हमारे पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर आया है, वो है 62.58331। अब इसी तरीके से हम जो है सेट 2 का जो है वो रिग्रेशन लाइन और ये रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन 2 का जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास लास्ट ऑब्जर्वेशन थी उसको हमने सेट 2 का नाम दिया है, तो उसमें 18, 19, 20, 23, 25 और 26 बचा है। इसी तरीके से जो सेट 1 के अंदर हमने प्रोसेस किया था, यानी हमने रिग्रेशन लाइन फिट की यहाँ पे, तो रिग्रेशन लाइन से फिट करनी है, और उसी तरीके से आपने जो है आपने क्या करना है, रिग्रेशन लाइंस को निकाल लेना है। जैसे रिग्रेशन लाइन आप फिट कर लेंगे, उसी तरीके से फिर आपने जो है वो रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यूज़ निकालनी है, और ये समेशन रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर E2 की जो वैल्यू है वो है 22.9448। तो ये आपने वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ये सारा प्रोसेस जो है वो आपने वैसे करना है जैसे हमने सेट 1 के अंदर किया है। इसका मैं आपको प्रोसीजर दिखाऊं तो वही सारा सेम टू सेम जो है वो आपका प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। ये देखें, यहाँ पे वही हमने रिग्रेशन लाइन को फिट किया, फिर हमने रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन लाइन 2 की जो है वो एरर टर्म्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया है। तो यहाँ तक तो स्टूडेंट हमने अपनी जो रिग्रेशन लाइन है वहाँ पे तो हमने निकाल लिया है उसकी वैल्यूज़। जो 4 स्टेप प्रोसीजर था उसमें हमने वो वैल्यू निकाली। अब हम इसके अंदर जो है वो ये वैल्यू जो आ गई है इसको हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस के प्रोसीजर के अंदर अप्लाई करते हैं, फिर हम अपने रिजल्ट निकालते हैं। स्टूडेंट, हाइपोथेसिस प्रोसीजर के अंदर जो फर्स्ट होता है वो उसमें हमने हाइपोथेसिस बनाते होते हैं। हाइपोथेसिस के अंदर H0 और H1 होता है। H0 जो होता है वो नल हाइपोथेसिस होता है, H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। तो H0 जो है अल्टरनेटिव के अंदर हम कहते हैं देयर इज अ होमोस्कार्डिस्टिसिटी, यानी आपके मॉडल्स के अंदर हेटेरोस्कार्डिस्टिक का प्रॉब्लम नहीं है, जबकि अल्टरनेटिव कहता है देयर इज अ हेटेरोस्कार्डिस्टिसिटी। सेकंड पॉइंट है, जो स्टेप है उसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। इसमें अमूमन जो है वो हमारे पास 5% दिया गया होता है। देन हमने क्या किया है, जो थर्ड स्टेप था उसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाए हैं। उसमें एफ इज इक्वल टू, इसको हम एफ और लैम्डा से डिनोट करते थे, तो ये हमारे पास आ गया समेशन रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर 2 का स्क्वायर ओवर रेसिडुअल सम ऑफ एरर टर्म 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसको हम लोग इससे डिनोट करते होते हैं रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर S2 यानी ऑब्जर्वेशन 2, और रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर S1 जो है ये हमें ऑब्जर्वेशन 1, यानी ये सेट 1 का रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर जो निकाला था हमने 62.8। तो यहाँ पे जो हमने क्या निकाला था, इसका निकाला था 24.9484। तो ये हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकालना है। फिर हमने इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसकी कैलकुलेशंस करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया है, हमने इसी की वैल्यूज पुट किए हैं। अब देखें, एफ इज इक्वल टू रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर E2 का, E2 की वैल्यूज हमने क्या निकाली थी, ये हमें शो भी हो रही है 2.9484, तो ये आ जाएगी। इसी तरीके से जो हमारे पास समेशन E1 की वैल्यूज़ है वो हमने सेट 1 के अंदर निकाली थी 62.5833। तो जब हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी एफ़ की 0.398। तो ये हमारे पास क्या है, एफ़ कैलकुलेशंस की वैल्यूज़ आ गई। देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप था क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन्स के अंदर जो है, क्योंकि एफ़ जो है
यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इस्तेमाल हो रही हैं, तो यहाँ पे एफ जो अल्फ़ा है उसकी फ्रीडम ऑफ डिग्री V1 और V2 यूज़ होगी। वेयर यहाँ पे df1 इज इक्वल टू df2, यानी V1 और V2 जो है वो इक्वल होंगे। इनकी वैल्यू जब हम n माइनस सी ओवर 2 का माइनस के, यानी n जो ऑब्जर्वेशन है माइनस सी जो है सेंट्रल वैल्यूज़ हैं जो हमने ओमिट की थी, और 2 जो है इसको हम डिवाइड करते हैं माइनस के जो है वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम लोग एस्टिमेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमने कौन से पैरामीटर किए हैं, अल्फ़ा और बीटास को हमने पैरामीटर को एस्टिमेट किया है। यहाँ पे अब 15 जो हमारी ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन थी, माइनस 3 जो है जो हमने ओमिट 3 वैल्यूज़ की थी, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 जो अल्फ़ा और बीटा की हमने एस्टिमेशन से पैरामीटर्स की वैल्यूज़ निकाली है, तो इसकी वैल्यूज़ आती है 4। तो अब हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है 0.5 था अल्फ़ा की वैल्यूज़, इसकी हम 4 के अंदर जो है V1 और V2 के अंदर दोनों के अंदर हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, तो इसकी वैल्यूज़ बनती है 6.39। ये आप एफ डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल देखेंगे तो V1 की यहाँ पे ऐसे होता है कि कॉलम में जो है आपकी V1 होती है और रो के अंदर V2 होती है। तो आपने जहाँ पे देखना है कि V1 से और V2 यहाँ पे 4 की वैल्यूज़ आप यहाँ पे लाइक सेंटर में लाइक आ रही होंगी, तो वो बनती है हमारे पास 6.39। तो यहाँ पे हमने क्रिटिकल रीजन्स को भी फाइंड आउट कर लिया। देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारा होता है लास्ट स्टेप, जो वो होता है हमारे पास कंक्लूजन्स का। तो अब हम कंक्लूजन्स की तरफ आते हैं। द वैल्यू ऑफ एफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन द एफ टेबुलेटेड वैल्यूज, यानी जो एफ स्टैटिक है वो कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन है एफ कैलकुलेटेड क्रिटिकल वैल्यू से। इट मीन्स दैट वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। स्टूडेंट्स यानी जब आपकी जो एफ कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं वो लेस देन आ जाएँ क्रिटिकल वैल्यू से, तो उस वक्त आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, अल्टरनेटिव जो हमारे पास हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करते हैं। या अगर यहाँ पे अगर हमारे पास, क्योंकि ये देखें तो हमारे पास जो एफ़ की वैल्यूज़ है वो 6.39 है, जबकि हमारे पास जो कैलकुलेशंस की वैल्यू है वो है 0.398। तो ये हमारे पास एफ़ कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो लेस देन है क्रिटिकल वैल्यू से। सो इस वजह से हमने क्या किया है, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया। नल हाइपोथेसिस क्या था कि ये जो हमारा मॉडल है इसके अंदर होमोस्कार्डिस्टिसिटी है, यानी इस मॉडल्स के अंदर हेटेरोस्कार्डिस्टिसिटी नहीं है। जबकि अल्टरनेटिव कहता था कि नहीं, आपके मॉडल्स के अंदर जो है वो हेटेरोस्कार्डिस्टिसिटी का प्रॉब्लम्स है। तो जब हमने इस टेस्ट को अप्लाई किया तो इसमें हमें जो रिजल्ट निकला है कि जो आपकी एफ कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं वो लेस देन है टेबुलेटेड वैल्यू से या क्रिटिकल वैल्यू से। तो उस वक्त हमने क्या किया कि नल हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट किया एंड रिजेक्ट किया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, एंड कंक्लूडेड दैट फंक्शन इज होमोस्कार्डिस्टिक। यानी हमें ये पता चला कि जब हमने ये न्यूमेरिकल एग्जांपल ली और जब उस पर हमने गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट को अप्लाई किया तो हमें पता चला कि हमारे मॉडल्स के अंदर जो है वो हेटेरोस्कार्डिस्टिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है। ये था हमारे पास स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जिसमें हमने ब्रीफली डिस्कस किया। स्टूडेंट्स अगर हमें यहाँ पे जो है कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आ जाती है एफ टेबुलेटेड वैल्यू से, फिर हम यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते और अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करते, तो उस वक्त हमें ये शो करता है कि आपके मॉडल्स के अंदर जो है हेटेरोस्कार्डिस्टिसिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल ली स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है हमारे मॉडल्स के अंदर हेटेरो का प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं हो रहा, यानी ये हमारा मॉडल जो है वो होमोस्कार्डिस्टिक है, यानी जो ओएलएस की एग्जम्पशंस है ओरिजिनल वो इस पर अप्लाई हो रही है, यानी जो आपका मॉडल है वो क्या है, आपका होमोस्कार्डिस्टिसिटी है, यानी आपका वेरिएंस ऑफ एरर टर्म जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर्स के अंदर फिर भी आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको इन चीज़ों के नोट्स ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए भी कमेंट कर सकते हैं, और आपको चैनल्स के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप लिंक जो है वो भी मिल जाएगा, आप उसके जरिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली मिल सके।